हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, चल रही है। आज ये 10वां लेक्चर है। अभी तक आप लोगों को 9 लेक्चर टोटल प्रोवाइड किया जा चुका है और 1-2 लेक्चर में बस और चलेगा। इसके बाद पहला चैप्टर पूरी तरह से आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ जो हम समीकरण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अभी भी अगर कुछ लोग बचे हुए हैं जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज आपका छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, फिर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 9, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे योगात्मक अभिक्रिया, क्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। अब क्रियाओं के प्रकार में मैंने पढ़ाया था आपको योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें मैंने बताया था कि 2 जिस्म एक जान वाला मैटर है, यानी जब 2 जिस्म एक जान होता है तब हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। फिर दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया थी उसमें मैं आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसका अर्थ होता है टूटना, जिसका दूसरा नाम होता है अपघटन होना। अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको मैंने बताया था कि जब ब्रेकअप होता है वहीं पर, तब उसको हम लोग कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फिर मैंने बताया था कि ये जो अपघटन या वियोजन होता है ये अपने आप नहीं होता है, इसको होने के लिए कुछ कारण होना जरूरी है, कोई कारक होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के अपने एनसीईआरटी में 3 कारण दिए हुए हैं, जिसमें से पहला कारण भी हम लोग पढ़ लिए थे। पहला कारण ये था उष्मीय वियोजन, यानी कि जब ऊष्मा द्वारा, हीट द्वारा वियोजन होता है तब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसको मैं पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझा दिया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का। जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वियोजन अथवा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के नाम से हम लोग इसको इंग्लिश में जानते हैं। तो एकदम सिंपल सी कहानी होगी, यानी कोई ब्रेकअप करवाना है इसमें भी, वियोजन करवाना है इसमें भी। कैसे करवाना है? तो ब्रेकअप या वियोजन करवाना है इस बार सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें आप लिख लेंगे, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सूर्य के प्रकाश द्वारा, यानी कि धूप में रखने पर सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन होता है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश अपघटन के नाम से आपको ज्यादातर मिलेगा। वियोजन शब्द इसके साथ बहुत ही कम लगाया जाता है, ज्यादातर लगाया जाता है प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा कि जब वियोजन हो, लेकिन कब हो? जब उसको प्रकाश दिया जाए, जब उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाए। इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण होता है, आप महसूस किए होंगे कि चांदी का काला पड़ना। होता क्या है ना कि जब हमारे घर में बहुत सारे आभूषण होते हैं, जिसमें चांदी के भी बहुत सारे आभूषण होते हैं, चांदी का काला होना। तो हमारे घर के अंदर जो लेडीज होती हैं वो बहुत सारे ना ज्वेलरीज बना करके, ज्वेलरी मतलब बहुत सारे आभूषण है ना, कान का, नाक का, जो भी, तो चांदी का बनवा के रख लेती है। अब होता क्या है कि अगर मान लो लगातार शादियां पड़ रही, मान लो आज इस साल भैया की शादी पड़ गई, अगले साल दीदी की शादी पड़ गई, फिर चाचा की शादी पड़ गई, तब तो ठीक है, लगातार पहनते रहते हैं, हर साल पहनते रहते हैं, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। कभी कभी क्या होता है, पता चला 4-5 साल तक किसी की शादी नहीं पड़ी, कभी मौका ही नहीं मिला पहनने का, फिर वो रखा रह जाता है। या फिर पहना भी तो रोज एकदम पहन लिया, इतना ज़्यादा पहन लिया कि बहुत ज़्यादा उसका यूज हो गया। तो ऐसी कंडीशन, या तो बहुत ज़्यादा जब यूज करते हैं तब, या तो एकदम नहीं यूज करते, उसको सहित के रखे हुए पूरा बढ़िया से बक्सा में बंद करके सोच रहे एकदम मस्त, एकदम चांदी पड़ी रहेगी। तो चांदी को अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो सबसे नीचे आती है। जो चांदी होती है, चांदी धातु जो होती है, एजी धातु जो होती है, सिल्वर धातु, ये सबसे नीचे आती है।
नीचे आने का मतलब होता है कि इसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है और यही कारण भी है कि इसके आभूषण बनाए जाते हैं ताकि जल्दी से खराब ना हो। पता चला आज कनफूल लेकर के आए, उसका लेकर के या अंगूठी बनवा के लेके आए चांदी की, रखे और कल पता चला मूर्छा लग गई। तो ऐसा इसमें नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील होने का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती है ताकि इसका कोरोजन, इसका संक्षारण जल्दी से ना होने पाए, यानी कि खराब जल्दी से ना होने पाए। तो होता क्या कि बहुत लंबे समय तक अगर रखा रहेगा तो एक दो दिन में नहीं होता है, कई सालों में जब लगातार इसको रखा रह जाता है या बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है तो आप लोग महसूस किए होंगे धीरे धीरे जो चांदी होती है वो काली पड़ने लगती है। खास करके लड़कियां इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगी कि चांदी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। फिर हमारे घर वाले मम्मी जो होती हैं जाती हैं सुनार की दुकान पे, सुनार की दुकान पे जाने के बाद कहते हैं देखो ये काली पड़ गई है हमारी चांदी, इसको जो है साफ़ कर दीजिए। तो कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके उसको साफ करके पूरी तरह से चमका के एकदम नई बना करके हमको वापस कर देता है चांदी को। जबकि मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप उस चांदी को चाहे तो सफ़ेद दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से उस चांदी को साफ कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च किए और बिना सुनार की दुकान पर गए। करना क्या है कि आपको चांदी को लेना है जो काली पड़ गई है, उसको ले जा करके धूप में रख देना है। जैसे ही आप धूप में रख देंगे वैसे उसका प्रकाश अपघटन हो जाएगा और प्रकाश अपघटन के माध्यम से वो चांदी आपकी साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर गलती से वो चांदी खो गई तो आप मुझको जिम्मेदार मत ठहराइएगा कि सर बोले थे और मैंने रख दिया, पता चला कि उसको 4 पैसे बचाने के चक्कर में इतनी महंगी चांदी की रिंग खो गई या अंगूठी खो गई या कोई और आभूषण खो गया। तो ये ब्लेम आप मत करिएगा, यानी कि चांदी खोने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, उसको रखाना पड़ेगा आपको धूप में बैठ करके ताकि वो साफ हो सके। तो कुल मिलाकर के होता ऐसा क्यों है, चांदी काली की पड़ती है तो काली इसलिए पड़ती है क्योंकि जो एजी होती है ना चांदी एजी, तो सिल्वर धातु तो बहुत ही कम क्रियाशील है, लेकिन क्लोरीन गैस नाम की एक तत्व होता है, क्लोरीन होती है, क्लोरीन बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है। जैसे ही चांदी के संपर्क में आती है तो एक यौगिक का निर्माण करती है जिसको कहते हैं AgCl। इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड बनाती है। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड बनाती है, सिल्वर क्लोराइड का ही कलर काला हो जाता है। यानी कि जब चांदी केवल Ag है तब तक तो एकदम साफ रहेगी, चमकेगी, ग्रेस कलर की होती है, सफ़ेद भी होती है, ग्रेस कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, ग्रे वाली सफ़ेद होती है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेती है और AgCl बना लेती है वैसे इसका जो कलर होता है काला हो जाता है। अब इसको अगर सुखाना है, सुखाना कह रहे हैं, इसको अगर साफ करना है तो कुछ नहीं करना होता है, इसको आप प्रकाश में रख दीजिए, यानी कि सूर्य के प्रकाश में। कौन सा प्रकाश? पहले टार्च लेके उसको जलाते रहिए, टार्च जलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश में अगर आप काली हो गई चांदी को ले जा करके रख दें तो इसका हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, यानी कि अपघटन, यानी कि इसका हो जाता है ब्रेकअप। अभी जो चांदी क्लोरीन से शादी कर ली थी, अब इन दोनों का चक्कर जो चल रहा था ना, इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप प्रकाश की उपस्थिति में। और जैसे ही इन दोनों का यहाँ पे ब्रेकअप होता है वैसे ही चांदी अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाता है ना, क्लोरीन अलग हो जाती है, चांदी अलग हो जाती है, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तो कहते हैं अब हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। तो इस तरीके से करके दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जो चांदी होती है फिर से ग्रे कलर की हो जाती है, इसको ग्रे कलर बोलते हैं। ग्रे कलर की चांदी या सिल्वर बोल सकते हैं आप, ये हमको प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये गैस के रूप में रहती है तो गैस बन करके उड़ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो आपको रिएक्शन अभी आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला जाता है प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो मैं फिर से समाप्त कर रहा हूँ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। धड़ से एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल भी मैं आगे चल करके और करवाऊंगा, पहले भी मैं कोर्स को थोड़ा सा कवर कर लूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला जो हम लोग का रहेगा वो है विद्युत। तीसरा जो इसका प्रकार है वियोजन का वो है विद्युत वियोजन।
अथवा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बस तीसरा प्रकार विद्युत करंट द्वारा इस बार तोड़ा जाएगा। विद्युत वियोजन या इसी का दूसरा नाम हो सकता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सूर्य के प्रकाश द्वारा नहीं, जिनमें विद्युत द्वारा, जिनमें विद्युत धारा द्वारा या विद्युत द्वारा, जिनमें विद्युत द्वारा वियोजन होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए जहां जहां प्रकाश था ना, जहां जहां प्रकाश था बस वहां आपको कर देना है विद्युत। तो उसमें वियोजन रहेगा, तो जहां जहां अभी प्रकाश लिखा था वहां आप उसमें कर दीजिए, उष्मा कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको प्रकाश अपघटन बनाना है तो जहां जहां प्रकाश अभी था वो तो था ही, अभी जो मैं आपको करवाया उसके पीछे। और अगर आपको विद्युत अपघटन करना है तो जहां जहां प्रकाश लिखा था वहीं आप क्या कर दीजिए, विद्युत कर दीजिए। तो उसमें वियोजन रहेगा तो उष्मा लिख देना है, प्रकाश वियोजन रहेगा प्रकाश लिख देना है, और अगर विद्युत वियोजन रहेगा तो उसको विद्युत लिख देना है। तो इस तरीके से करके एक ही सांस में आप तीनों तैयार कर सकते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत द्वारा वियोजन होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इसका लेंगे तो इसमें पहले एक स्टार पॉइंट में लिखवा के तब उदाहरण पर आता हूं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो विद्युत धारा आप जानते हैं कि उसमें दो तार होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें दो रहेगा, प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है। तो इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर वियोजन होगा ना, तो वियोजन होने का मतलब है कि टूटना, यानी कि धनायन बनेगा ऋणायन बनेगा। तो जो धनायन बनता है, धनायन सामान्यतः, धनायन जो होता है, धनायन कैथोड पर इकट्ठा होता है, धनायन कैथोड पर, तथा ऋणायन एनोड पर, तथा ऋणायन एनोड पर इकट्ठा होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको बार बार गलत होगा। तो जब टूटने के बाद जो धनायन बनता है वो कैथोड पर जाके इकट्ठा होता है, जो ऋणायन बनता है वो एनोड पर जाकर के इकट्ठा होता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली अगर आप सेल वगैरह में देखेंगे तो सेल वगैरह में एनोड को माइनस कहा जाता है, माइनस आवेश, और कैथोड को प्लस आवेश कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एनोड और कैथोड सेल वाला नहीं लेना है, यहाँ पे विद्युत धारा वाला लेना है। जब आप विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा में एनोड को प्लस कहा जाता है, एनोड को प्लस कहा जाता है और कैथोड को माइनस कहा जाता है। तो इसका अब आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या रहेगा कि जैसे जल से, अगर आप जल, शुद्ध जल ले लीजिए, H2O ले लीजिए, जल में जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत, तो पानी लेकर के, देखिए बाल्टी में पानी ले लीजिए, पानी लेकर के इसमें दो ठो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, एक को जोड़ दीजिए प्लस से, एक को जोड़ दीजिए माइनस से। जो प्लस होता है इसको यहाँ पर एनोड कहते हैं विद्युत धारा में, करंट में। जो माइनस होता है उसी को कहा जाता है कैथोड कहा जाता है। तो यहाँ पे जल आप लिए H2O लिए है, तो H2O में से ये जो H2O होगा, H2O में से आप देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि H प्लस में रहती है, हाइड्रोजन गैस प्लस में टूटती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमेशा 2 माइनस में होती है। तो जो प्लस वाला रहेगा, यानी जो धनायन रहेगा, धनायन कहाँ जाकर के इकट्ठा होगा, कैथोड पर, यानी कि कैथोड पर यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, यानी टूटने के बाद बनने लगती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और प्लस में एनोड पर आप देखेंगे तो एनोड पर जाकर के ऑक्सीजन गैस बनने लगती है, O2 गैस ऑक्सीजन पर बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। तो प्लस में आप बना लेंगे O2 गैस, और ये भी निकलने लगती है ऊपर की तरफ, तीर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। यहाँ आप लिख लेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ निकल रही है, तो कैथोड पर, कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर निकलती है
ऑक्सीजन गैस। ये भी कभी कभी पूछता है कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलती है। तो यही लेनी है आपको, यहाँ पे लिख देना होता है। तो उदाहरण में भी लिख लीजिए और मैं कहता हूँ इसको भी आप हो सके तो वहीं पे नीचे कहीं बना लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल फिलहाल अभी इसका भी लिख लीजिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को भर के करवाऊंगा अभी आगे। फिलहाल अभी आप इसको लिख करके कंप्लीट करते जाइए। पेपर में जब भी आएगा तो एक ही उदाहरण पूछा जाएगा, तो एक उदाहरण से कभी मैं इसको कोर्स को पहले आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो हम लोग की रहेगी, देखिए यहाँ पे वियोजन खत्म हो गया पूरी तरह से। अब हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं पर। तो अगली जो हम लोग की अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो पूरी हेडिंग में मिटा देता हूं। अभी वियोजन का प्रकार नहीं है, अभी जो हम लोग अभिक्रिया पढ़े थे ना, अभिक्रिया का प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं योगात्मक अभिक्रिया, इसके बाद हम लोग पढ़े हैं वियोजन अभिक्रिया। मात्र अभी 2 ही प्रकार पढ़े हैं अभिक्रिया के प्रकार में। तो अभिक्रिया के प्रकार वाला जो तीसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार आप लोग हेडिंग डालिए विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। विस्थापन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं। अब समझिए ध्यान से, इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ। ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए जिंक धातु है। जिंक धातु ना एक ऐसी धातु है जो बहुत ही स्मार्ट है। जिंक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम लड़का है, ठीक है ना। और हैंडसम होने के साथ साथ भगवान ने इसको गवर्नमेंट जॉब दी है। मान लो इसको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है। एक तो हैंडसम है, तगड़ा है, डेली जिम जाता है, और इसके बाद इसको मिल गई है गवर्नमेंट नौकरी और ठीक ठाक पैकेज, मान लीजिए 2 लाख रुपये पर मंथ कमाता है। एकदम बहुत हाई जॉब पाया है, ऐसा बहुत ही हाई क्वालिटी का ये ऑफिसर है। और मान लीजिए इसको यहाँ पर 2 लाख रुपये पर मंथ इसकी सैलरी है, ठीक ना। मस्त एकदम जी रहा था इसका जीवन एकदम पूरा खुशहाल चल रहा था, एकदम अच्छे से बढ़िया से रह रहा था। इसका एकदम नंबर 1 का बोल लीजिए मकान था। होता क्या है कि कुछ दिनों बाद इसका एक पड़ोसी आता है। अब इसके पड़ोस में एकदम सारी जगह खाली थी, अभी कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद इसका एक पड़ोसी आता है और वो पड़ोसी जो होता है वो शादीशुदा कोई पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, है ना। जिसमें जो कॉपर धातु है, ये जो तांबा है, ये सल्फेट नाम की बोल लीजिए अपनी वाइफ से शादी किया हुआ है। यानी कि एक जोड़ा आता है कॉपर सल्फेट नाम का जो इसके पड़ोस में आकर के रहने लग जाता है। और इसमें खास बात है कि जो कॉपर है ना, ये बहुत ही समझिए कि लो ग्रेड का आदमी है। यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी नहीं है, बहुत ही गरीब टाइप का इंसान है। लेकिन ये जिससे शादी किया ना सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर इसमें बहुत ही गरीब किस्म का आदमी है, जबकि जिससे शादी किया सल्फेट ना, ये नंबर 1 पूरा पता नहीं कहाँ से पा गया है। यानी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर लिया है। अब होता है कि जैसे ही ये इसके पड़ोस में आकर के रहने लगता है, अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी मैं जिंक की विशेषता बताया हूँ कि जो जिंक नाम का लड़का है ना, ये बहुत ही हैंडसम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, व्यवहार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सैलरी पैकेज बढ़िया है, पैसा खूब कमाता है, एकदम अमीर है, हट्टा कट्टा है, जिम जाता है। और यहाँ पर ये एकदम टक्कर की खूबसूरती है। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही ये दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, होता क्या है कि मान लीजिए कुछ दिन बाद एक पार्टी होती है वहाँ पे सोसाइटी में, जहाँ पर ये दोनों जाकर के मिलते हैं। तो जी वहीं पे जाके आराम से मस्त एकदम घूम रहा होता है, तब पता चलता है कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट, ये दोनों लोग उसी पार्टी में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं और जैसे ही सल्फेट की नज़र और जिंक की नज़र दोनों आपस में टकराती है, यानी कि जैसे ही जिंक की नज़र सल्फेट पर पड़ती है, जिंक बेचारा एकदम सल्फेट का दीवाना हो जाता है और एकदम पूरा पागल हो जाता है, पीछे पड़ जाता है कि अब तो हम सल्फेट को हासिल करके ही रहेंगे, अब सल्फेट को हम पाके ही रहेंगे, सल्फेट से हमको कोई दूर नहीं कर सकता।
और दूर कर भी कौन पाएगा, क्योंकि कॉपर तो बहुत ही कम क्रियाशील है, बहुत ही कम कमाता है, बहुत ही गरीब टाइप का इंसान है, जबकि जिंक यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला आदमी है। तो ये जाता है, इसको कुछ पैसे खिलाता है, ये लो भाई तुम जाओ, तुम भी ऐश करो, मजे करो, अमीर हो जाओ। इसको जैसे कुछ पैसे खिलाता है वैसे ही कॉपर तुरंत इसको धोखा दे देता है, इसको छोड़ देता है, जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इनको पैसा मिल रहा है। तो जिंक यहाँ पर कॉपर को पैसे दे करके सल्फेट को समझिए एक तरीके से खरीद लेता है, यानी कि कॉपर को यहाँ से धक्के मार के निकाल देता है अपने दम पे, पैसे के दम पे। और जैसे ही धक्के मार के निकालता है तो सल्फेट बेचारी अकेली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जिंक आकर के इसको संभाल लेता है और बना लेता है जिंक सल्फेट, यानी कि सल्फेट और जिंक की हो जाती है शादी। जैसे जिंक और सल्फेट की शादी होती है, कॉपर बेचारा या बाहर कहीं पे घूम रहा होता है मस्त एकदम, सोचता है कोई फिर पकड़ के लेके आएंगे, फिर किसी को दे देंगे, फिर पैसे कमाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिंक जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे है, अमीर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा थी। कॉपर के पास पैसे कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रियाशीलता इसकी बहुत कम थी। यानी कि जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को यहाँ पर विस्थापित कर दिया, धक्के मार के लात मार के बाहर निकाल दिया। जैसे धक्के मार के लात मार के बाहर निकाला, वैसे ही जो इसका दूसरा पोर्शन था, ऋणात्मक पोर्शन, ये जाकर के इसी से जुड़ गया और एक नए प्रकार का यौगिक बन करके तैयार हो गया, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जिसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। और कॉपर बेचारा अकेला पड़ जाता है, तनहा हो जाता है। ये हो गया कॉपर। अभी कॉपर का देखोगे तो कलर हरा हरा बिल्कुल था, बेचारा नीला कलर होता है, हल्का नीला कलर होता है। तो फिलहाल मैं नीला ले देता हूँ, नीला होता है। बेसिकली इसको हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, अगर आप कभी नाम सुने होंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम लोग कहते हैं नीला थोथा। लेकिन जैसे ही जिंक सल्फेट बनता है तो इसका जो कलर होता है वो भूरा कलर या कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो रंगहीन हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट जो कि नीले कलर था, इसका कलर आप देखेंगे बदल जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पे हुआ क्या, इसी को हमको एक्सप्लेन कर देना है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। हुआ क्या इस कहानी में, क्या हुआ कि यहाँ पर कोई इन अभिकारकों में से कोई अधिक क्रियाशील अभिकारक, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, जिनमें अधिक क्रियाशील मतलब अमीर पदार्थ है ना, सरकारी वाला। तो अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील यानी कि मान लीजिए ठेला वाला जो जिसके पास पैसा कम होता है, तो कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है या विस्थापित करके उत्पाद बनाता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, बचा के रहिएगा। जो लोग है ना, जो लोग इस स्थिति में है तो बचा के रखिएगा। किसी ऐसे के संपर्क में मत अपनी वाइफ को लेके चले जाइएगा जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। पता चला यहाँ पे देख रहे हैं विस्थापन हो जाएगा आपका, पता चला आपको धक्के मार के निकाल देगा, आपको विस्थापित कर देगा और यहाँ पर उत्पाद कुछ और बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। तो ये अभिक्रिया एक बार मैं फिर से समझ कर रहा हूँ, पूरा मैं तीनों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। अभी तक मैं योगात्मक अभिक्रिया बताया, तो जो दो जिस एक जान वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें ब्रेकअप हो जाता है उन अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है जिसमें एक को धक्का मार के निकाल दिया जाता है, यानी किसी दूसरे के सामान को हड़प लिया जाता है, किसी दूसरे के सामान को हड़प लिया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं।
तो बिल्कुल आप उदाहरण के साथ आपके सामने है, जल्दी से इसको छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके एक नए प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जय श्री राम। तो अगली हेडिंग रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे हम लोग। इसको भी आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं एक उदाहरण द्वारा। इसी में थोड़ा सा उदाहरण को बदल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अभी तक आप देखेंगे तो कॉपर के ऊपर आपको दया आ रही होगी, अरे यार कॉपर के साथ बड़ा बुरा हुआ है ना, कॉपर की सामान थी, इसको हड़प लिया बेचारा अपने पैसे के दम पे। अब इसका भी हड़पवाते हैं। कैसे हड़पाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर जो आया ना, जो जिंक था, एक कोई ऐसा जिंक है जिसकी पहले से खुद ही शादी हुई पड़ी है ना, ZnCl2 मान लीजिए, ZnCl2 नाम का मान लीजिए कोई पदार्थ है, यानी कि जिंक की पहले से ही शादी हुई पड़ी है। लेकिन आप जानते हैं जब शादी हो जाती है, शादी पहले तक तो एकदम खूब रहता है कि हाँ भाई तुम बहुत केयर करेंगे, ये करेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही हो जाती है, जब डेली रहना पड़ता है साथ में, तब दिक्कत होती है। तो वही समस्याएं चल रही हैं कि इन दोनों में भी डेली झगड़ा होता है, रोज शाम को बिना झगड़ा हुए नींद नहीं आती है। और इन दोनों में कॉपर सल्फेट में भी रोज झगड़ा होता है। कॉपर सल्फेट से परेशान, जिंक क्लोरीन से परेशान, कॉपर सल्फेट से परेशान है, जिंक क्लोरीन से परेशान है। फिर एक दिन किसी पार्टी में ये दोनों ही मिलते हैं, ये दोनों कपल भी गए हैं उसी पार्टी में, ये लोग भी गए हैं उसी पार्टी में, किसी की शादी मान लीजिए गए हैं, हमारे यहाँ पार्टी में शादी होता है, किसी शादी में मान लीजिए गए हैं। जैसे ही जिंक की नज़र पड़ती है यहाँ सल्फेट पर, बेचारा ये सोचता है अरे यार सल्फेट तो मेरी होनी चाहिए थी। और जब कॉपर की नज़र पड़ती है क्लोरीन पर, या क्लोरीन की नज़र पड़ती है जैसे कॉपर पर, तो कॉपर सोचता है अरे यार ये मेरी वाली बेकार है, इसकी वाली बढ़िया लग रही है। जिंक को लगता है कॉपर वाली बढ़िया लग रही है, कॉपर को लगता है जिंक वाली बढ़िया लग रही है। फिर क्या, दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं भाई, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, एक्सचेंज कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो ये सब आदान प्रदान आपस में आपसी सहमति से कर लेते हैं। यानी कि जिंक अपनी क्लोरीन को उठा के दे देता है कॉपर को, और कॉपर अपनी सल्फेट को उठा के दे देता है, ये लो जिंक ले जाओ, तुम सल्फेट के साथ मजे करो, हम क्लोरीन के साथ मजे करेंगे। तब यहाँ पर जो उत्पाद बनता है, एक तो पहले बना हुआ है कि जिंक जैसे ही सल्फेट के साथ मिलेगा बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अंदर जो जिसके साथ जास्ती हुई थी, इसके साथ बहुत बुरा हुआ था, इसका भी मजा हो गया। कॉपर जाकर के इसकी क्लोरीन के साथ सेटिंग बना लिया और बना लिया CuCl2, यानी कि अभी कॉपर अकेला नहीं रह गया, कॉपर बना लिया कॉपर क्लोराइड। क्या बना लिया, कॉपर क्लोराइड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे विस्थापन तो हुआ, नो डाउट विस्थापन तो हुआ, लेकिन इसमें दो का विस्थापन हुआ। जिंक ने जाकर के कॉपर को विस्थापित किया सल्फेट के चक्कर में, तो कॉपर भी चालाक निकला, जाकर के जिंक को ही हटा दिया यहाँ से क्लोरीन के चक्कर में। यानी कि जैसे वक्त जिंक, अगर यहाँ जिंक एक बार एक ही जगह रहेगा ना, या तो क्लोरीन के साथ रहेगा या तो सल्फेट के साथ रहेगा, तो जिंक कॉपर को विस्थापित करने के चक्कर में खुद भी यहाँ से हट गया, विस्थापित हो गया, और क्लोरीन से जाकर के इधर सेटिंग बन गई और उधर बन गया CuCl2 ZnSO4। कुल मिलाकर के Cl जाकर के इससे जुड़ गया, इसका सल्फेट आकर के इससे जुड़ गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों, जैसे ही टूटेगा ना आयन बन जाएगा, जिंक प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, कॉपर प्लस हो जाएगा, सल्फेट माइनस हो जाएगा, तो इसी को आयन बोलते हैं, धनायन और ऋणायन बोलते हैं। तो जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान द्वारा, है ना, आदान
प्रदान, आदान प्रदान द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इधर नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा खिचड़ी जैसा महसूस हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड, यानी कि जो पहले से ही इस बार शादीशुदा है ZnCl2, लेकिन गलती से इसकी ना बहुत ही मतलब उतनी खूबसूरत लड़की नहीं, क्योंकि जिंक बहुत ही बढ़िया है। तो जिंक के कंपेरिजन में क्लोरीन उतनी बढ़िया नहीं इसको मिली। तो हुआ क्या कि ये ना दूसरे पे डोरे डालने लग गया, ये देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 को पकड़ने लग गया। तो यहाँ पर जिंक जाकर के कॉपर को विस्थापित कर देता है, और विस्थापित होने के चक्कर में ये जो कॉपर होता है क्लोरीन से जाकर के जुड़ जाता है। तो जिंक यहाँ पर इसको विस्थापित करके बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और Cu जाकर के Cl2 से जुड़ करके बनाता है CuCl2। तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये अभिक्रिया यहीं पे हो जाएगी कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगली हेडिंग पर। अगली जो हम लोग की हेडिंग है वो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जो हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगले प्रकार की आप डालिएगा हेडिंग, चौथे प्रकार की, या 4 प्रकार हो गए सॉरी, 5वें प्रकार की हेडिंग डालिएगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो जल्दी से मैं इसको भी बता देता हूँ, ये छोटी हेडिंग है, इसके बाद इसके अंदर जो पढ़ना है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए, तो पहले मैं सभी को संभव कर देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ। योगात्मक अभिक्रिया किसको कहते हैं, एकदम याद हो जाएगा आपको, लास्ट तक जाते जाते आपको पूरे दिन जुबान पे आ जाएगा, इतना याद करवा दूंगा मैं, इतना रिपीट कर दूंगा। योगात्मक अभिक्रिया किसको कहते हैं, दो जिस्म एक जान वाली अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें ब्रेकअप होता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या गठन अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें दूसरे के सामान को हड़प लिया जाता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दोनों लोग के सामान को हड़प लिया जाता है उसमें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं आप, जिसमें आदान प्रदान कर लिया जाता है सहमति से, उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक अलग प्रकार की अभिक्रिया है जिसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले ना मैं आपको 2 और प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। पहले ये पढ़ लीजिए, फिर रेडॉक्स में लोग आते हैं। तो अगले प्रकार की 5वें प्रकार की आप हेडिंग डालिएगा इसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहले इसको पढ़ा के तब रेडॉक्स पे आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हेडिंग हो जाएगी फिर। तो ये डालिए पहले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अगर आपको याद होगा, इसको मैं उदाहरण से समझाने का आपको प्रयास करता हूं। तो अगर आपको याद होगा तो मैं चूने की कहानी आपको एक दिन बताया था कि जो हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, तो मार्केट से लेकर के आते हैं तो उसका जो सूत्र होता है उस चूने का, उसको हम लोग कहते हैं CaO कहते हैं। CaO का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम भी होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ
चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे इसको आप ला करके पानी में यानी कि जल में डालते हैं, बाल्टी में आप देखेंगे जल लेकर, कभी कभी आपके घर में चूने की पुताई जरूर हुई होगी। तो चूना आप मार्केट से पाउडर के रूप में लेकर के आइए, उसको जैसे ही आप जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि जो बाल्टी होती है अपने आप पूरी तरह से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इवन अगर आप ज़्यादा चूना डालें तो पूरा बुलबुला निकलने लग जाता है, ऐसा आप जरूर देखे होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि इसमें जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला गया, वैसे ही आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऊष्मा निकलने लग गई। पूरा एकदम जो विलेन था, पूरा जो बाल्टी थी एकदम गर्म हो गई, बुलबुला छोड़ने लग गई अपने आप, बिना अलग से उसको गर्म किए। यानी कि जो इसमें बनता है प्रोडक्ट वो बनता है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। और प्लस में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बिना ऊष्मा दिए, बिना उसको गर्म किए, बिना उसको हीट किए, अपने आप अभिक्रिया होने के बाद उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलने लग जाए, गर्मी निकलने लग जाए, उबलने लग जाए, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ये हम लोग को यहाँ पे लिखना भी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा निकलती है, तो वे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मिट गया है, वे रासायनिक, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये सब पेपर में आएगा, तो जैसे ही आपको पेपर में आएगा आपको ऐसे ही लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक एक उदाहरण के साथ आपको याद करना है। तो एकदम सिंपल से इसकी परिभाषा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को ला करके जैसे आप पानी में डालेंगे तो उसमें से अपने आप गर्मी निकलने लगती है, अपने आप ऊष्मा निकलने लगती है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगली जो हम लोग की हेडिंग रहेगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगली हेडिंग आपको डालिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अगले हेडिंग आप लोग डालेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी रहेगा तो एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी रहता है तो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी का उल्टा कर लीजिए, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा और शोषी का मतलब होता है सोख लेना, है ना, स्वरूप लेना पूरा एकदम बढ़िया से। तो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा, शोषी का मतलब सोखना, यानी बस थोड़ा सा बदल देंगे, वे रासायनिक, यहाँ पे आपकी मात्रा भूल गई थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा लगती है, निकलती नहीं, यहाँ कर दीजिए जिसमें ऊष्मा लगती है, इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देखें खाना पकाते समय, तो ऐसा नहीं कि खाने को आप बस सब सब्जी काट दी पूरे एकदम बढ़िया से, सब कुछ काट करके, आलू को काट करके इसके बाद कुकर में डाल के बस इसे बंद करके रख दीजिए। गैस को आप ऑन ही मत करिए, तो क्या खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। खाना बनाने के लिए आप देखेंगे कि आपको नीचे से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसको गैस सिलेंडर को ऑन करना पड़ता है, चूल्हे को जलाना पड़ता है। जब जला देंगे तब जलाने के बाद जब ऊष्मा उसको मिलती है बर्तन को, तो बर्तन में से क्रॉस करते हुए अंदर जाती है जहाँ पे सब्जी रखी हुई है। जब सब्जी को ऊष्मा मिलती है तब जाकर के वो अभिक्रिया होती है और होने के बाद हमारी सब्जी तैयार होती है। यानी कि यहाँ पर ऊष्मा बाहर से दी जा रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा दी जाती है या जिसमें ऊष्मा लगती है, इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे करके आप लोग लिखेंगे उदाहरण में, जैसे मैं आपको करवाया था कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो पूरा नाम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मैं बताया था कि जैसे आप लिपाई पोताई कर देंगे दीवार पर, तो लिपाई पोताई करने के बाद थोड़ा सा पहले फीका कलर रहता है, इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारी दीवार पर एकदम सफ़ेद जैसा चमकता है, जिसको हम लोग कहते हैं चुन्ना अब जाकर के चमका है। तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लोग संगमरमर का सूत्र या चाक का सूत्र भी कहते हैं। इसको मैंने बोला था कि अगर आप हीट कर दीजिए, या गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में जो दीवार पे चुन्नी पुताई करी गई होती है वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है, पापड़ी की तरह से छोड़ने लग जाती है दीवार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको ऊष्मा देंगे, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, जैसे ही ये गर्म होगा तो गर्म करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 गैस सूखा था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होने के बाद बाहर निकलने लगती है, तब जो बचता है वो बचता है केवल CaO बचता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है केवल। और कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वही है जो हम लोग मार्केट से लेकर के आए थे, यानी कि जो पाउडर के रूप में होता है, इसीलिए पपड़ी के रूप में आप देखेंगे जो झड़ने लगता है, जो झड़ जाता है, वो समझिए वही है जो आप मार्केट से लेकर के आए थे। तो यहाँ पर कहावत एकदम सही हो जाती है कि जहाँ से आया था वहीं पर चला गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड हमको लास्ट में मिल गया, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। और इसका नाम आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा लगती है, इन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो फर्स्ट एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग छाप लिए होंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे, बस इसमें 4-5 हेडिंग और पढ़नी, इसके बाद पूरी तरह से चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो उम्मीद करते हैं कल 11वें लेक्चर में पूरी तरह से पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समाप्त करवा देता हूँ चारों अभिक्रियाओं को जल्दी जल्दी से। योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होगी? 2 जिस्म एक जान, वियोजन अभिक्रिया, ब्रेकअप वाली, विस्थापन अभिक्रिया, दूसरे के समान हड़पना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों के समान हड़पना या आदान प्रदान करना। इसके बाद आ जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है। तो इस तरह से करके आप लोग सारी अभिक्रियाओं को एक सांस में एकदम तैयार कर लीजिए। यही से हम लोग कल पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इस बार एकदम टारगेट रखिए कि हमको कक्षा 10 में 90 से कम तो लाना ही नहीं है, 90 से ऊपर है हमको जाना है, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।